वस्त्र पहनने से और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो सकता। ये कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें। अगर रावण मेघनाथ को भेजता है कि जाओ बांध के ले आओ, तो हम तैयार हैं। कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीड़े बढ़ेगा। पच्चीस बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते। एक ट्रेलर आपने देखा कि क्या चल रहा है। अब दो तस्वीरें मेरे अगल बगल आपके सामने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में, इसके बाद जापान जाने वाले विदेशी दौरे पर हैं और यहां पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बवाल मचा हुआ है। यह टकराव खुलकर सामने आ गया। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है। सीएम योगी यानी भगवाधारी होकर विदेश में है। पहली बार संवैधानिक पद पर कोई बैठा व्यक्ति भगवा में विदेश धरती पर है। सिंगापुर में करार पर करार हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकातें हो रही हैं। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भगवा कपड़े में राजकीय दौरे पर है। लेकिन यहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सहारे सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। सनातन विरोधी कहा जा रहा। खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सीएम योगी को हिंदुत्व विरोधी बता रहे, रावण और कालनेमी से तुलना कर रहे। इस वक्त वाराणसी में शंकराचार्य के आश्रम पर पुलिस भी मौजूद है। प्रयागराज पुलिस वाराणसी में मौजूद है। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है कल, और आज प्रयागराज पुलिस पहुंच गई। वाराणसी में जो धाराएं हैं उन धाराओं में गिरफ्तारी की भी बातचीत है। मैं आगे बढ़ूं, क्या कुछ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, लेकिन अगर गिरफ्तारी की बातचीत हो रही है, क्या क्या धाराएं लगी हैं, कितनी गंभीर धाराएं लगी हैं, उनका एक ट्रेलर आपको दिखा देता हूं कि पुलिस ने कौन सी धाराएं एफआईआर में दर्ज की है और उन पर क्या प्रावधान है। 351(3) बीएनएस की यह धारा है, जान से मारने की धमकी, और प्रावधान इसमें यह है कि 7 साल जेल हो सकती है। इसके बाद 5L/6 पॉक्सो एक्ट की धारा है। एक ही व्यक्ति से एक से ज्यादा बार दुष्कर्म की यह धारा है, 20 साल जेल या उम्र कैद हो सकती है। इसके बाद है 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की धारा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, 20 साल जेल या उम्र कैद हो सकती है। एक और धारा है 16/17 16/17 पॉक्सो एक्ट की धारा है, उकसाने वाली धारा है, अपराध के बराबरी इसमें कैद होगी। इन धाराओं के तहत प्रयागराज पुलिस वाराणसी में मौजूद है। क्या कुछ कहा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने, उससे सुनिए पहले। कौन लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं? आदित्यनाथ इसके पीछे वही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी से भी बहुत सारे लोगों का बयान भी आ गया है, व्यक्तिगत संपर्क भी किया है कि पार्टी इसके साथ नहीं खड़ी है। ये उनका अपना घमंड है, उनका अहंकार है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें। इनको जनता की नजर में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्यवाही करें। अगर रावण मेघनाथ को भेजता है कि जाओ बांध के ले आओ, तो हम तैयार हैं। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि वो तैयार है। वो ये भी कह रहे हैं कि कालनेमी अपमानित करना चाहते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनको पद से हटाने की साजिश हो रही है। सीएम योगी पर शंकराचार्य से दुश्मनी निकालने के आरोप लगाए जा रहे हैं, और शंकराचार्य के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, क्योंकि एफआईआर में गंभीर धाराएं हैं। हालांकि इस पर सियासत भी हो रही है। क्या कुछ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, एक तर्क उन्होंने क्या कुछ दिया, उसे भी सुनिए। एक तो ये होता है कि जो एविडेंस है उनको संरक्षण कर लिया जाए, तो एविडेंस तो अब हो नहीं सकते क्योंकि मेला ही उखड़ गया है। दूसरा होता है कि मेडिकल टेस्ट करा लिया जाए। अब इतना दिन बीत गया, उसका भी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अब उसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा होता है कि जो आरोपी है वो भाग ना जाए कहीं, तो हम तो भाग नहीं रहे हैं, तो फिर गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। आपको जो सहयोग चाहिए हम तैयार हैं। योगी बनाम शंकराचार्य विवाद में अखिलेश यादव को मानो मौका मिल गया। भाजपा हटाओ सनातन बचाओ का नारा बुलंद कर रहे अखिलेश ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि यूपी की 27 की रेस में हिंदू वोट बैंक, जिसकी कोई काट उन्हें नहीं दिखाई दे रही थी, उसकी काट का यह अच्छा मौका स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सहारे मिल गया। लिहाजा अखिलेश यादव सीएम योगी पर पर्सनल अटैक तो कर ही रहे हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य पर भी कड़ा प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलती हो गई उनसे कि रामभद्राचार्य पर दर्ज मुकदमे को सीएम रहते उन्होंने वापस लिया था। कांग्रेस भी हमला बोल रही है, सुनिए। वस्त्र पहनने से और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो सकता। बताइए, हमारे समाज के सबसे पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा सरकार की तरफ से। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। शंकराचार्य जी को बताओ, अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए। रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये,
अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। क्योंकि अब कहां गए सनातनी लोग, कहां गए वो सनातन के अलमदार, कहां गए वो सनातन के पहरेदार? सबके मुंह पर ताले क्यों हैं? शंकराचार्य से बड़ा पद तो कोई होता नहीं। शंकराचार्य के ऊपर इस तरह के आरोप लगा करके और इस तरह से मुकदमा दर्ज कराया जाए, और जो मुकदमा दर्ज कराने वाला व्यक्ति है उसका पीछे का आधार देखिए, उसका क्या है। अब सियासी वार को क्यों सियासी गेम कहा जा रहा है, यह समझने के लिए आपको अगला बयान सुनना होगा। सनातन का अपमान बताते बताते अखिलेश यादव सियासी गोटियां फेंकने पर आ गए। उन्होंने कहा कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी पीड़िए उतना ही बढ़ेगा। सुनिए जरा इस बयान को। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, जब मेले में आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए अब मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। महेश वर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, योगी उमेश पुरी जी जूना अखाड़ा के हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, फखरुल हसन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और स्वामी आनंद स्वरूप महाराज है, पीठाधीश्वर है शांभवी पीठ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में फखरुल हसन आपसे करता हूं। तो सियासी गेम का मौका है और आप लोगों को लग रहा था कि जिस हिंदुत्व एकता की काट नहीं मिल पा रही थी वो अभी मुक्तेश्वरानंद के सहारे मिल जाएगी, क्योंकि इसमें भी पीडीए की बात हो गई। पहले मेरा सवाल एक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं है आपकी डिबेट में? वो कहां हैं? सर वो नहीं आए डिबेट में। बहुत सारे मुद्दों पर आप भी ये तय कर लेते हैं कि डिबेट में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आए? तो उन मुद्दों की लिस्ट भी मैं आपको दे दूं। हम नहीं तय करते हैं। क्यों नहीं कर लेते हैं सर? ये उनकी कॉल है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं। मेरी बात सुन लीजिए। यानी आप क्या भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं फखरुल भाई कि मैं प्रवक्ता थोड़े नहीं हूं। क्यों नहीं है? तो मैं नहीं बता सकता हूं। ये सवाल ही आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। आप सड़क पर उतरकर पूछिए कि बीजेपी का नेता क्यों नहीं है। आप सवाल ही गलत आदमी से पूछ रहे हैं सर। मैंने उसका काउंटर सिर्फ आपको दिया फखरुल भाई, ये कि बहुत सारे मुद्दों पर आपकी पार्टी भी ये तय करती है कि हमें डिबेट में नहीं जाना है, हम टीवी चैनल पर पैनल का हिस्सा नहीं होंगे। बहुत सीधी सी बात है। मेरी बात नहीं, जो जिनको आपने पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में बैठा रखा है वो कई डिबेट में हमको भाजपा के प्रवक्ता के रूप में मिलते हैं। आप यहां पे आज उनको पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में बैठा रखा, क्यों? ये कई दूसरे चैनलों पे मिलेंगे तो भाजपा के प्रवक्ता के रूप में मिलेंगे, और आपके चैनल पे मिले तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में मिलेंगे। ऐसे कैसे चलेगा? अरे भाई, मुद्दा जो है उस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। इस बात का है कि भारतीय आप डर किस लिए रहे हैं? आपका डर किस बात का? आपका भय किस बात का? आप परेशान हो रहे हैं। अभी तो मैंने आपका भाजपा का असली चेहरा दिखाना शुरू किया है। भाजपा इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी तो बोलना ही नहीं शुरू किया, अभी मुद्दे को तो मैं आया ही नहीं। अभी तो मुद्दा तो सिर्फ इतना बताया है कि आप कैसे भाग रहे हो, आप कैसे देश को अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हो। आप तो प्रवक्ता बन के मिलते हो। नहीं, दोहरा चरित्र, जब दोहरा चरित्र आपका सामने आएगा तब पता चलेगा ना कि कैसे भाई आप क्या हो, आप भाजपा के क्या हो, संविधान से। अच्छा सुनिए, मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। फखरुल जी, आपको अपनी बात कहनी थी सर, आपने अपनी बात कह दी, देश के लोगों ने सुन भी लिया। अब मुद्दे पर आ जाइए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर उस डिबेट पर टिके रहेंगे तो मैं उन मुद्दों की लिस्ट निकालूंगा अगर मेरा डिबेट खराब होगा, कि बहुत सारे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी डिबेट में नहीं आती है। अब कौन सी पार्टी आएगी नहीं आएगी उस पार्टी का कॉल है। आपको ऐतराज है तो होना भी चाहिए, मुझे उससे गुरेज नहीं है। आपको जो मुद्दे नहीं, आपको जो लिस्ट निकालनी हो निकाल लीजिए, और आपकी कोई डिबेट खराब करने नहीं आया है। मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा
इस तरह का काम करती, दोहरा चरित्र अपनाती। यही प्रवक्ता के रूप में बैठते हैं, यही पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में बैठते हैं। मैं अपनी बात को कहता हूँ। हाँ, ठीक 156(3) से ठीक है महेश जी, सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं। इस बात को छोड़िए, इस बात को छोड़िए, फखरुल जी की बात सुनिए, छोड़िए इस बात को। सर मुझे नहीं डिबेट उस पर करना है कि आपकी डेजिग्नेशन क्या लिखूं। बोलिए फखरुल। जिस व्यक्ति ने आदरणीय शंकराचार्य जी पे मुकदमा दर्ज कराया, उसका बैकग्राउंड क्या है? 156(3) से जो मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस तूफानी रफ्तार से कार्रवाई कर रही है, वो तूफानी रफ्तार उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर के मामले में क्यों नजर नहीं आया, जहां पे माननीय हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था? क्यों वो हाथरस में नजर नहीं आया? क्यों वो किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वालों पे नजर नहीं आया? जब माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा तब कार्रवाई हुई थी। ये कार्रवाई की रफ्तार तूफानी और सुनामी क्यों है? मुकदमा 156(3) से दर्ज होता है और तूफानी और सुनामी गति से पुलिस उस पर कार्रवाई करने वाराणसी चली जाती है। इसलिए स्पष्ट है कि सरकार चाहती है, सरकार की मंशा है कि आदरणीय शंकराचार्य जी पे कार्रवाई हो, और कार्रवाई और मुकदमा दर्ज कराने वाला व्यक्ति कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका इतिहास क्या है, उनका इतिहास दागदार है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और इस देश में आप पहले मौलानाओं पे, मदरसों पे कार्रवाई करते थे, अब आप आदरणीय शंकराचार्य पे भी कार्रवाई करने लगे। तो इस उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आपने नहीं ठीक है सर, आपको कानून की रफ्तार से, आपको कानून की रफ्तार से भी दिक्कत हो गई है। आप कार्रवाई पर सवाल उठाइए, फिर भी समझ में आता है। एफआईआर दर्ज के बाद तुरंत पुलिस क्यों पहुंच गई? मुहूर्त निकाल कर पहुंचना चाहिए था। इससे भी आपको दिक्कत हो रही है। नहीं, मुझे कानून की रफ्तार तब कहां चली जाती है जब किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वालों को प्रेम पत्र भेजे जाते हैं। माननीय हाईकोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है कि कार्रवाई कीजिए। बलात्कारियों पे कार्रवाई के लिए माननीय हाईकोर्ट को हस्तक्षेप। ठीक है महेश वर्मा, रिप्लाई कर दीजिए, रिप्लाई आप कर ही दीजिए इनकी बात का, क्योंकि आप पर इन्होंने तंज कसा था। ये कह रहे हैं कानून की रफ्तार आप अपनी सहूलियत के हिसाब से तय करते हैं। ये अलग बात है कि पीडीए वाली बात पर फखरुल जी नहीं बोले। बोलिए। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो आता हूं फखरुल जी, आता हूं। 2024 में अभी तो हराया बलात्कार और बलात्कार के बाद जिंदा जलाने का जो कुकृत्य है, गायत्री प्रजापति को याद करिए। मुलायम सिंह के टाइम में भी मंत्री रहे, सपा में भी रहे, और किस प्रकार का उनका कुकृत्य सामने आया, उससे कोई आदमी अनजान नहीं है। अब बात आ गई कि आज का जो हमारा विषय है, आज का जो मुद्दा है, वो ये है कि संविधान का जो आर्टिकल 14 है, वो समानता का अधिकार देता है किसी को भी, और वो ये कहता है कि भाई किसी के साथ अगर कोई गलत हुआ है या किसी ने अगर अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा आर्टिकल 21 जो ये कहता है कि निष्पक्षता के साथ उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इन दोनों चीजों को कहां से इग्नोर किया गया? ये दोनों चीजें जो है आज की डेट में, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार जो है, कंप्लेन जो है, जो विक्टिम है उसने दिया, पुलिस ने उसके ऊपर अगर एफआईआर तुरंत नहीं की और वो व्यक्ति कोर्ट में गया, और कोर्ट का जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का व्यक्ति जो है अपने विवेक से उसने ये जब एफआईआर करने का आदेश दिया, तो सवाल किसके ऊपर खड़ा किया जा रहा है? नहीं, लेकिन महेश जी, जो बात एक फखरुल हसन जी ने उठाई, वो बात बहुत लॉजिकल है। और वो बात बहुत लॉजिकल ये है कि कौन गया था कोर्ट? आशुतोष ब्रह्मचारी, जो रामभद्राचार्य जी के शिष्य बताए जा रहे हैं। 27 से ज्यादा मुकदमे उन पर दर्ज हैं। गौ हत्या, रेप और गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं। गुंडागर्दी, झूठा हलफनामा, नौकरी के लिए झांसा देना, ऐसे मामले दर्ज हैं। इसका क्या जवाब है? हाँ, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जिसमें XYZ कोई भी चला जाए कोर्ट के अंदर, कोई भी अगर पुलिस को जानकारी मिल जाए, कोर्ट को जानकारी मिल जाए, तो ये ड्यूटी बाउंड एक कानून कहता है, ये ड्यूटी बाउंड एक एक्शन इसमें होना चाहिए। अब ये जो था, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें कि जो एफआईआर दर्ज किया गया है, जो कोर्ट ने आदेश किया है कि भाई इसके तहत आप एफआईआर दर्ज कीजिए, उसमें किसी ठीक है, नहीं, मैं आदेश पर जा ही नहीं रहा हूं फखरुल जी, सर मैं आदेश पर जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन ये बात बहुत लॉजिकल है कि जो कोर्ट गया उसका क्या बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा? क्या प्रैक्टिकल तौर पर यह चर्चा नहीं होगी कि आशुतोष ब्रह्मचारी का बैकग्राउंड क्या है और जो उन पर मुकदमे दर्ज है, क्या इसकी चर्चा नहीं होगी? कानूनी तौर पे अगर आप मुझे कह दें कि मैं चोर हूं, तो मैं चोर नहीं, मैं कानूनी बात, सर मैं कानूनी पहलू की बात ही नहीं कर रहा हूं।
मैं तो वही बात कहूंगा ना। नहीं मैं क्यों जो देश का विधि विधान संविधान और कानून नहीं, अभी कानून की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं। एक अपराधी भी चला जाएगा तो मैं मानता हूं कि अदालत उसको सुनेगी, लेकिन क्या आशुतोष ब्रह्मचारी पर इस बहाने चर्चा नहीं होगी कि उन पर 27 से ज्यादा मुकदमे ये कौन से हैं, उनकी हिस्ट्री शीट क्या है? मैं तो कह रहा हूं, हम तो उनके स्पोक्स पर्सन यहाँ नहीं है। आज की डेट में ये वही लोग हैं जो अभी तक हिंदू संतों को जो है माफिया बताते थे। सर आप आशुतोष अखिलेश यादव, फखरुल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। अखिलेश यादव क्या बोल रहे थे? इनके लोग जो है हमारे हिंदू देवी देवताओं का, देखिए भाजपा के प्रवक्ता, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो भी कह दीजिए इनको, वो ये नहीं बताते हैं कि संभल में भी 156(3) से मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उस मामले में सरकार हाईकोर्ट चली जाती है। तब तो मेरा सवाल था कि जो रफ्तार है, जो सुनामी रफ्तार है कार्रवाई की, वो कार्रवाई संभल में नजर नहीं आती क्योंकि सरकार की मंशा नहीं थी। यहाँ पे सरकार की मंशा है परेशान करने की आदरणीय शंकराचार्य जी को, इसलिए 156(3) से एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति मुकदमा लिखवाता है तो उस पर भी सुनामी तरीके से कार्रवाई हो जाती है। नहीं, सवाल की मंशा पे है। न राजनीति करने के बजाय आप उसके खिलाफ जाओ ना, लड़ो ना, कौन मना कर रहा है? ये ऐसा थोड़ी हो रहा है कि हम आपको, मैंने ये अखिलेश जी याद करिए कि आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर फाइनल रिपोर्ट लगा। मैं आगे बढ़ जाता हूं महेश जी, कई सारे मेहमान है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। फखरुल भाई सिर्फ एक बात कहते हुए कि लाठियों की रफ्तार पर जो इन्हीं अविमुक्तेश्वर आनंद पर बरती थी, आप लोग चुप हो जाते हैं और ये तर्क देते हैं कि हमने माफी मांग लिया। गोलियों की रफ्तार जो कार सेवकों पर चली थी, उस पर आप लोग दूसरे आजकल तर्क में उतर आए हैं, तो ये भी सहूलियत की पॉलिटिक्स है। इसमें भी पीडीए वाली बात आप छोड़ रहे हैं तो सियासी गेम ही है सर। उसका भी जवाब हिंदू संतों का, अगर हमसे सवाल कीजिएगा तो जवाब उसका भी दे देंगे हम। जवाब यही देंगे, अधिकारी वाला तर्क देंगे जो कि हजम नहीं होगा वो तर्क सर। नहीं क्यों, क्या गलत है? क्या गलत है वो तर्क? आप बताइए क्या गलत है? क्या तो मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों कहा था मंच से, उनके पुत्र कहां हैं? मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों कहा था मंच से, गोलियों चलवाने का समर्थन क्यों किया था? तो मत जाइए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जितना सवाल उतना ही जवाब, वरना फिर आप लोगों की घेराबंदी शुरू हो जाएगी। नहीं प्रशासनिक व्यवस्था उस पे जाइएगा तो हम उस पर भी डिबेट करने के तैयार हूं, लेकिन आज का टॉपिक वो नहीं है। ठीक है स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी, ठीक है आनंद स्वरूप महाराज जी, माफिया तो कोडीन वाले भी हैं। ठीक है, क्या कार्रवाई होती है? उत्तर ठीक है, फिर कोडीन आप चले गए, क्या कार्रवाई होती है? अभी आपने कहा था कि डिरेल नहीं करते हैं फखरुल जी, अभी आपने कहा था डिरेल नहीं करते हैं, अभी आप खुद कोडीन पर पहुंच गए। तो चलिए टॉपिक पर ही रहते हैं, इधर उधर नहीं डिबेट, हम अविमुक्तेश्वर आनंद पर ही आज रहते हैं। अब आनंद स्वरूप महाराज जी, एक पक्ष कह रहा है कानून अपना काम कर रहा है, दूसरा पक्ष यह कह रहा है सनातन को टारगेट किया जा रहा है, जबकि अविमुक्तेश्वर आनंद पर भी खुद गंभीर आरोप है। क्यों कानून अपना काम ना करे? देखिए, कानून के बीच में ना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी आ रहे हैं, ना कोई संत समाज आ रहा है, लेकिन इस मुकदमे के पीछे मनसा क्या है? मनसा यदि ठीक होती तो हम लोग बोलते नहीं, हम लोग स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जानते नहीं तो उनके पक्ष में बोलते नहीं, उनके लिए बोलते नहीं। अभी जो मनसा है, योगी जी की मनसा है, सरकार की मनसा है कि नहीं मुझे नहीं पता, भाजपा की मनसा है कि नहीं मुझे पता नहीं। आज तो लग ही रहा है कि भाजपा की मनसा नहीं है, इसलिए कि इनको प्रवक्ता न बना करके आपने बना दिया है एक्सपर्ट। तो भाजपा की भी मनसा नहीं होगी कि किसी धर्माचार्य के ऊपर इस तरह का अनर्गल प्रलाप किया जाए या अनर्गल मुकदमा दर्ज किया जाए। देखिए, जो बातें हुई, मैं मानता हूं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हर विषय पे बोलते होंगे, लेकिन जो बात बोल रहे हैं अभी, गो हत्या के लिए बोल रहे हैं, वो स्नान करने गए, उन्होंने रोक दिया इसलिए कि उन्होंने कुंभ में इनके खिलाफ बोला, और उसके बाद सीधे सीधे सदन में जाकर के बोलना योगी जी का, उसके बाद ये मुकदमा दर्ज करना, ये जो आप क्रमशः जो चीजें हुई उसको, वो जो योगी जी की मनसा पे प्रश्न खड़ा हुआ है, यह सनातन धर्म पर, सनातन धर्म के एक धर्माचार्य द्वारा जो कुठाराघात हुआ, उस पे हमारी आपत्ति है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी लगातार कह रहे हैं कि जांच होनी ही चाहिए, यदि मेरे ऊपर आरोप लगा है, यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे फांसी चढ़ा दिया जाए, वो कह रहे हैं। उसमें तो उन्होंने कहा है कि हम यहाँ आश्रम में बैठे हैं, ना मैं भाग रहा हूं और ना हम कहीं जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल पुलिस का सहयोग करेंगे। उन्होंने न्यायालय का सम्मान किया
और हम सब न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय आजकल कैसे मैनेज हो रहे हैं सरकारों द्वारा, ये सबसे किसी से छुपा नहीं है। अभी वो भाई हमारे कोई उठा रहे थे प्रश्न संभल वाला कि संभल में 156(3) के मुकदमे का आदेश हुआ मुकदमा दर्ज करने का, एसपी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए ही मना कर दिया और उल्टा फिर सरकार हाईकोर्ट चली गई और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन इस मामले में क्यों नहीं ऐसा हुआ? योगी जी धर्माचार्य थे। यदि 156(3) में एक अपराधी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करा दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, कोर्ट ने बिना एविडेंस के वो आदेश कर दिया। आजकल सामान्यतः 156(3) में हो जाता है, आप 3 ही दिन में मुकदमा दर्ज करते हैं और पुलिस वहां पहुंच जाती है। तो इस पे प्रश्न तो उठ रहा है, ठीक है। मनसा पे आचार्य विक्रमादित्य जी, और हमको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप आनंद स्वरूप महाराज जी की बात का? कह रहे हैं ये पर्सनल लड़ाई है। देखिए, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, संवैधानिक लड़ाई चल रही है। अगर उनको केस दर्ज करना होता, इस बात समझे कि पहले वो पुलिस में ही गए थे व्यक्ति और उनको नहीं दर्ज किया गया मुकदमा, और जज के साथ के सामने जाकर जिस प्रकार से उन्होंने जो भी कहा है, तो कानून पॉक्सो एक्ट के अंदर जो केस चल रहा है उसके अनुसार से कार्य करने की आवश्यकता है उनको। वो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि इस वक्त सनातन का अपमान ना करें। सनातन धर्म का अपमान जिस प्रकार से किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह रहा हूं, स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूं, और सनातन का हर प्रहरी जो भी है, हम सब, स्वामी जी इत्यादि महात्मा जी जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन सब के मन में ये भाव है कि स्वामी जी के यहाँ से ऐसा कोई दुराग्रह कार्य हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी आज संवैधानिक कानून की दायरा है और कानून के अंदर तो कह रहे हैं कि जांच होगी, जांच तो होगी साथ, लेकिन जांच करने के लिए सबसे पहले कह रहा हूं कि इस पद के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले एक बात रखनी पड़ेगी हमको। नहीं, आपको ये लगता है कि ये पर्सनल लड़ाई है आचार्य विक्रमादित्य जी, या फिर ये जानबूझकर सनातन को बीच में लाया जा रहा है? नहीं, एक बात बताइए, पर्सनल लड़ाई क्या होती है? मुझे बताइए ना, किस प्रकार से एक व्यक्ति एक गलत लगा रहा है कि मैं मान ही नहीं सकता कि इस प्रकार का कोई आरोप लग सकता है, इस प्रकार का कोई कार्य हो सकता है। बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब जब लग गया है तो मेरा तो केवल एक मानना है कि शंकराचार्य पद को इसमें ना लाया जाए। शंकराचार्य को पद को नहीं, और परीक्षा देने से किसी को भागने की आवश्यकता नहीं। स्वामी जी भागने वाले भी नहीं है। स्वामी जी सोने से तपकर बाहर निकलेंगे और बिल्कुल बहुत सुंदर रूप से सब कुछ मामले आएगा और सामने बिल्कुल आएगा, सबके सामने आएगा। ठीक है। चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी के भी सांसद आ गए, वो सवाल पूछ रहे हैं कहां गए सनातन के पहरेदार, मुंह पर ताले बंद क्यों? सवाल पूछना भी चाहिए, सवाल पूछने का मैं विरोध भी नहीं करता हूं, लेकिन फिर वही बात आकर टिक जाती है कि सनातन बीच में क्यों लाया जा रहा है? वो इसलिए लाया जा रहा है राकेश जी, क्योंकि रंग बदलती इस भाजपा में सनातन विरोधी चेहरे जो दिख रहे हैं ना, उसके कारण लाया जा रहा है। सनातन का सबसे बड़ा रक्षक ये 2014 के बाद कौन कहता था अपने आप को? भाजपा और आरएसएस कहते थे, और दोनों ही पावरफुल जगह के ऊपर बैठे हैं। और अभी हमारे बीच में आचार्य बैठे हुए हैं, हमारे बीच में एक हमारे महेश जी बैठे हैं जो भाजपा को पक्ष रखते हैं, आज राजनीतिक विशेषज्ञ लिख के बैठे। ठीक कहा मेरे मित्र ने, क्योंकि अगर एक हिंदुस्तानी की बात करे तो सपा के व्यक्ति की तरह बात करेगा जो सब धर्मों का सम्मान करेगा। लेकिन जोर से चिल्ला के हिंदुत्व और सनातन के नारे किसने लगाए? आपने। और आप ही के दौर के अंदर वो पीठ शंकराचार्य का जो भगवान की तरह पूजा जाता है, उसी को लांछन लग रहा है। और दिल्ली तक की राजनीति एक मुख्यमंत्री के कारण हिंदुत्व के अंदर लड़ाई जा रही है, और मूक बन के पूरी भाजपा हिंदुत्व के अंदर तमाशा देख रही है। आज भाजपा के वो पढ़े लिखे प्रवक्ता का बीच में नहीं, पॉपकॉर्न की तरह नहीं, बीच में नहीं। ये डिबेट तू मैमे की नहीं है, ये डिबेट तू मैमे की नहीं है, ये डिबेट तू मैमे की नहीं है। आप क्या कर रहे हैं भाई? ये डिबेट हिंदुत्व की है, ये डिबेट उस व्यक्ति की है जो अपने आराध्य को मानता है। ये डिबेट उसकी है जो अपने आप को हिंदू मानता है, चाहे किसी पार्टी के अंदर हो। लानत है ऐसे लोगों को। ठीक आचार्य जी एक बार इनकी बात आ जाने दीजिए, एक बार इनकी बात आ जाने दीजिए। ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमोहन जी, जिन आप साथी की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, सुनिए आचार्य जी एक मिनट। तो आप राजनीति, चंद्रमोहन जी, जिन आप साथी पार्टी की एक बात को कोट कर रहे हैं, उन्हीं समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो आप लोगों ने भारत मंडपम में किया उसे गलत करार दे दिया। तो थोड़ा उनसे अगर सीखना है तो उनकी सारी बातों से सीख लीजिए। उन्होंने कह दिया कि ये शर्ट उतारकर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, वो भी एक बार सबक ले लेते। सेकंड दे दीजिए मुझे जवाब। हाँ बोलिए। बिल्कुल मैं दे देता हूं उसका जवाब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आज आपको भी उनसे सीख ले लेनी चाहिए कि जो इतने 11 सालों से लगातार विपक्ष की पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी की और कुछ
मीडिया तंत्र कहता रहा कि वो सनातन और हिंदू विरोधी है। आज साबित कर दिया इस पहर ने कि ना तो विपक्ष हिंदू विरोधी है, ना वो सनातन विरोधी है। सनातन विरोधी वो लोग हैं एक मिनट जो इस देश के अंदर सत्ता के अंदर बैठे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं हिंदुओं को लड़वा रहे हैं। सर मैं नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ पर टैगिंग नहीं दे रहा हूं चंद्रमोहन जी, मैं टैगिंग नहीं दे रहा हूं। आता हूं आनंद स्वरूप जी, मैं टैगिंग नहीं दे रहा हूं चंद्रमोहन जी, मैं टैगिंग नहीं दे रहा हूं। लेकिन पुरी महाराज एक सवाल आपसे है, हिंदू धर्म का अर्थ भयानक किसने बताया? हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। अभी 2 दिन पहले इनकी पार्टी के एक बड़े नेता का बयान आया दिग्विजय सिंह का कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, और यहां पर बैठकर आज कौन हिंदू विरोधी है कौन हिंदू विरोधी नहीं है इसकी ये टैगिंग दे रहे हैं। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी या सनातन की बात इधर कर रहे हैं। मुझको लगता है कि राजनीतिक पार्टी, इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के तो नैतिक आधार समाप्त हो गया था कि जब राजा रामचंद्र के मंदिर को बनाने में अवरोध उत्पन्न करने वाले लोग, कार सेवकों को गोली चलाने वाले लोगों को तो चैनल पे नहीं आना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, आरोप लगा है, न्यायालय में विषय गया है, संविधान लोकतंत्र के अनुसार न्यायालय अपना विषय करेगा। लेकिन मेरा ये कहना है, आज जो लोग अभी मुक्तेश्वरानंद जी को परम आदरणीय सनातन की संज्ञा यहाँ पर बैठ के दे रहे हैं, क्या वो परम आदरणीय अभी मुक्तेश्वरानंद जी उस समय सन्यासी नहीं थे क्या, जब लठों से पिटवा दिया था? तब कौन सी नैतिकता चली गई थी? आज सनातन के प्रति इतना गंभीर प्रेम कैसे प्रकट हो गया? समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती थी, आपको 11 साल देखिए कांग्रेस, क्या आप उस देखिए कांग्रेस के व्यक्ति को तो बोलना नहीं चाहिए बंधु को, हमारे सनातन अरे कांग्रेस के प्रवक्ता को तो बोलना भी नहीं चाहिए। आपका तो नैतिक पतन हो चुका है बहुत पहले। अरे इतना ही राम के प्रति, सनातन के प्रति, शंकराचार्य के प्रति श्रद्धा थी तो अयोध्या में राम का मंदिर क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? क्योंकि आप किसी भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए लंबे अगर पहले लोगों ने गलत किया तो आपका जिम्मेवारी इस देश के अंदर 11 सालों के अंदर जो आप चिल्लाते रहे हिंदू और सनातन के बारे में, तो आपको उस एकता को दिखाना चाहिए। लेकिन आपने कोड़ी राजनीति करी है। आप जैसे लोग जो मंदिर की आड़ के अंदर और राजनीति के दरबार के अंदर नतमस्तक होते हैं, वो लोग देशद्रोही हैं। से पूछना चाहता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रपिता घोषित करने में देरी क्यों हुई? राम का मंदिर बनाने में देरी क्यों हुई? ये बताइए आप लोग। आज हम मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े हो गए। अरे आरोप लगे हैं, न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन मैं अपने आपके चैनल पर बोलता हूँ, अभी मुक्तेश्वरानंद को नैतिक आधार पर अपने सभी दायित्व पदों से हटना चाहिए। नहीं, योगी पुरी जी, योगी उमेश पुरी महाराज जी, चंद्रमोहन जी एक मिनट, योगी उमेश पुरी महाराज जी जो आप बात कह रहे हैं उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। वो भी तो यही कह रहे हैं कि ये मुझे दरअसल पद से हटाने की है, वो कोई अपना पेट आदमी बिठाना चाहते हैं यहां पर, वो भी तो यही कह रहे हैं। राकेश जी मुझे एक बात बताइए कि अब मुक्तेश्वरानंद जी, मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर एक संत, एक शंकराचार्य की भाषा क्या है उनके प्रति? रावण जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या एक शंकराचार्य की ये मर्यादित भाषा है? क्या शंकराचार्य को भारत नहीं देख रहा है क्या? ठीक, भारत नहीं देख रहे क्या? ठीक है, इसलिए अब ठीक है, मैं यहीं से डिबेट आगे बढ़ा रहा हूं, आनंद स्वरूप महाराज जी, आनंद स्वरूप महाराज जी, ये बात ठीक है जो आपने कही, लेकिन मेरा आपसे सवाल अलग है जिसका जिक्र योगी उमेश पुरी जी कर रहे हैं। क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मर्यादा नहीं तोड़ी शब्दों के जरिए जो उन्होंने सीएम योगी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, चाहे माघ मेले में और चाहे अब? पहली बात। दूसरी बात है कि ये सपा कांग्रेस या विपक्षी दल जो भी, उनके सवाल बहुत गलत भी नहीं है, मैं सवालों पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो पीडीए की बातचीत हो रही है या फिर सनातन बहुत को चोट पहुंच रही है, तो ये सनातन प्रेम है या सियासी प्रेम है आपके हिसाब से? ये 2 सवाल। देखिए, 2 बातें। एक तो मैं आदरणीय जो हमारे भाई हैं जूना अखाड़े के संत आदरणीय उमेश पुरी जी महाराज और आचार्य विक्रमादित्य जी महाराज, इनको एक चीज बार बार, हमको प्रवक्ता न भाजपा का बनना चाहिए न कांग्रेस का बनना चाहिए। विपक्ष का काम है, यदि पक्ष ठीक नहीं कर रहा है तो विपक्ष को प्रश्न उठाना चाहिए। यदि अब मुक्तेश्वरानंद के ऊपर कार्रवाई पक्ष ने किया है तो कांग्रेस और सपा खड़ी है, तो हमको दर्द नहीं होना चाहिए, हमको तो खुश होना चाहिए उमेश पुरी जी महाराज कि कोई तो खड़ा है हमारे साथ। और दूसरा, गोली चलाने वाले मुलायम सिंह को भारत रत्न किसने दिया? और आज 2014 से भाजपा बैठी है, क्यों नहीं राष्ट्रमाता घोषित कर दी? तो हमारे लिए जितनी बुरी कांग्रेस है उससे ज्यादा बुरी भाजपा है। संतों के लिए आज कोई भी खड़ा नहीं है। और जो भी बात आप कह रहे हो ना, जितने
लोग, जो गोली चलाने वाला आज उनके साथ जाकर के ट्रस्ट का अध्यक्ष बना हुआ है, गोली चलाने वाले को भारत रत्न कौन दिया? मोदी ने दिया। तो ये इस तरह की बातें करना, अपने आप को एक पक्ष में खड़ा करना, ये ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य जी, जवाब है इसका? समर्थन नहीं जवाब है इसका? कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने, ठीक है, जवाब है। 30 सेकंड फिर फखरुल यादव बोला नहीं बोलना चाहिए, आचार्य विक्रमादित्य, औरंगजेब बोला नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य, आज यदि विपक्ष खड़ा है उनके साथ, देखिए इसका कोई जवाब नहीं। सबसे पहले तो गौरक्षा पे बात करें। आज यूपी के अंदर गौ के ऊपर अलग से कानून है कि गौ हत्या के ऊपर वही धाराएं लगी हुई है कि जो एक आदमी की हत्या में लगती है, उतनी सजा मिलती है। ये पूरी तरह से एक जो मुद्दा बदलने का प्रयास किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके अंदर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि जहां जहां भाजपा की सरकार है, मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, वहां पे सब जगह व्यवस्था बना दी गई है कि गौ हत्या का कार्य रोकने के लिए पहले प्रोविजन क्रिएट किए जाते थे। और आज तथाकथित तौर पर इस बात को जो कहा जा रहा है कि आज पूरे यूपी के अंदर गौ हत्या नहीं हो रही है साहब, इस बात को हमें साफ साफ कर लेनी चाहिए। ठीक। लेकिन जबरदस्ती जो राजनीतिक परिवेश यूज हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ये पीठ जो है हमारे बाबा की पीठ, ठीक है, रामानंद सरस्वती हमारे बाबा थे। हाँ ठीक है। मैं आज आग्रह मचा हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण। अब फखरुल जी, ये क्यों बात सियासी गेम की आ रही है कि अगर सिर्फ अभी मुक्तेश्वरानंद पर बोलना है तो चलिए बात फिर भी समझ में आती है, लेकिन बार बार अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भगवा पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता है, कान छिदवाने से कोई योगी नहीं हो जाता है। तो ये लगता है कि ये आप लोगों की भी पर्सनल लड़ाई है, पर्सनल हो रहे हैं आप लोग सीएम योगी को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आदरणीय उमेश पुरी जी महाराज ने जिस बात को कहा, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके साथ भी अन्याय होगा तो भी समाजवादी पार्टी आपके साथ भी खड़ी रहेगी। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर उत्तर प्रदेश में, देश में कहीं अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी बोलेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी बोलेंगे, और ये अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। जहां तक राजनीति का सवाल है, देखिए आप लोग चुनाव हार जाओगे, आप फंस सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि जहां राजनीति, देखिए जहां राजनीति का सवाल है तो सवाल ये कि आज राजनीति कौन कर रहा है। आज आदरणीय शंकराचार्य जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, सब जानते हैं कि राजनीति कौन कर रहा है, कौन अपना सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, कौन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है, ये सब जानते हैं। और इस चैनल में बैठे हुआ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस बात को महसूस न कर रहा हो कि जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं सत्ता और शासन का दुरुपयोग है। तो समाजवादी पार्टी करना चाहता हूं, भी नहीं बोलेंगे अगर हम खामोश। मेरे को क्षमा कीजिए फखरुल हसन जी, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, मैं इतना पूछना चाहता हूं कि पूरा भारत आज आपको देख रहा है सनातन के प्रति प्रेम का। ठीक है सर, ठीक है, चलिए वक्त आज थोड़ा कम है, लेकिन किसका सनातन प्रेम, किसका